द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े सवाल के केंद्र में जा रहे हैं। अगर आपको सदियों पुरानी जाति व्यवस्था जैसी किसी चीज को चुनौती देनी हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? क्या आप शिक्षा और संस्कृति को बदलेंगे, या फिर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, या फिर धर्म के केंद्र पर ही सवाल उठाएंगे? बिल्कुल। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब भारत के अलग अलग कोनों में 19वीं और 20वीं सदी में कुछ लोग और आंदोलन ढूंढ रहे थे। तो आज हम सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि सामाजिक क्रांति के इन अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और केरल तक लोगों ने बराबरी की इस लड़ाई के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए। बिल्कुल। तो चलिए इन ब्लूप्रिंट्स की परतें खोलना शुरू करते हैं। और हमारा पहला पड़ाव है महाराष्ट्र, जहां एक शख्स ने सोचा कि सबसे पहली चोट ज्ञान के अभाव पर करनी होगी। नाम था ज्योतिराव फूले। ज्योतिबा फूले 1827 में पुणे में एक माली परिवार में पैदा हुए। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन पर शिवाजी और जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे किरदारों का असर था। हाँ। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि उन्होंने टॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रही बराबरी की लड़ाइयों से प्रेरणा ले रहे थे। हाँ, और इसी प्रेरणा से उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की। इसका मकसद बहुत साफ था, निचली जातियों को ब्राह्मणवादी सोच और रस्म रिवाजों की एक तरह से गुलामी से आजाद कराना। और ये सिर्फ गुस्सा या प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक सोचा समझा मिशन था। बिल्कुल। जिसका लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था की जड़ों को हिलाना था। और उन्होंने इसकी शुरुआत उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज सुनने में शायद बहुत आम लगे, लेकिन उस जमाने में एक धमाके जैसा था। 1851 में लड़कियों के लिए स्कूल खोलना। हाँ। उस समय समाज की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही होगी? अरे जबरदस्त विरोध हुआ था। आप सोचिए, उस दौर में गालिब सोच ये थी कि औरतों को पढ़ाना धर्म और समाज के खिलाफ है, इससे परिवार टूट जाएंगे। अच्छा। जब फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले स्कूल के लिए निकलती थीं, तो लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। सच में? हाँ, तो ये सिर्फ एक स्कूल खोलना नहीं था, ये हर दिन एक सामाजिक युद्ध लड़ने जैसा था। उनका मानना था कि ज्ञान के बिना आज़ादी अधूरी है और ये ज्ञान पुरुषों और महिलाओं दोनों तक पहुंचना चाहिए। और ज्ञान फैलाने का एक और जरिया थी उनकी कलम। 1872 में उनकी किताब आई गुलामगिरी। स्रोत में लिखा है कि उन्होंने इसमें पुरोहित वर्ग को शोषक बताया। लेकिन इस किताब की एक बात इसे बहुत खास बना देती है। हाँ, और वो है इसका समर्पण। फूले ने गुलामगिरी को अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। ऐसा करके उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था और अमेरिका की नस्लीय गुलामी को एक ही तराजू पर रख दिया। उन्होंने एक स्थानीय मुद्दे को दुनिया भर में चल रहे मानवाधिकारों के संघर्ष से जोड़ दिया। मतलब ये कहने का एक तरीका था कि देखो, जो मेरे लोगों के साथ हो रहा है वो सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरी इंसानियत की समस्या है। एग्जैक्टली। कमाल है। मतलब वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो अपने विचारों को पैकेज करना भी जानते थे। लेकिन ये विचार आम लोगों तक, गांव तक कैसे पहुंचे? इसके लिए उन्होंने उस जमाने के सबसे असरदार मीडिया का इस्तेमाल किया। पहला था दीन मित्र नाम का अखबार, जो सत्य शोधक समाज की आवाज बना। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा असरदार था, वो थे तमाशे। तमाशे मतलब नुक्कड़ नाटक? हाँ, नुक्कड़ नाटक। ये कोई गंभीर लेक्चर नहीं होते थे। सोचिए, गांव के चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ एक नाटक हो रहा है जिसमें पौराणिक किरदारों और कहानियों का इस्तेमाल करके ब्राह्मणवादी पाखंड पर मजेदार तरीके से व्यंग किया जा रहा है। अच्छा। ये मनोरंजन के जरिए क्रांति थी। लोगों को उनकी अपनी भाषा में उनके अपने तरीके से समझाया जा रहा था कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। यानी फुले ने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया। स्कूल, किताबें, अखबार। नुक्कड़ नाटक ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। और क्या ये उनके बाद भी जारी रहा? बिल्कुल, ये चिंगारी जलती रही। 1920-30 के दशक में केशव राय जेठे और दिनकर राव जैसे नेताओं ने इस काम को आगे बढ़ाया और फुले के विचारों से ही प्रेरणा लेकर बाद में शंकरराव जाधव ने बहुजन समाज की स्थापना की। तो फुले ने जो बीज बोया था वो एक बड़ा पेड़ बन चुका था। तो ये था एक ब्लूप्रिंट, शिक्षा और संस्कृति के जरिए समाज को भीतर से बदलना। लेकिन जब फुले महाराष्ट्र में ये कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में एक बिल्कुल अलग तरह की रणनीति शक्ल ले रही थी। सही है। वहां लड़ाई सांस्कृतिक नहीं बल्कि सीधी राजनैतिक थी।
लड़ाई थी सत्ता में हिस्सेदारी की। आप जस्टिस पार्टी की बात कर रही हैं। 1916 में CN मुदालियार, पी त्यागराज चट्टी और डॉक्टर TM नायर जैसे बड़े गैर ब्राह्मण नेताओं ने मद्रास में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ बनाया। और यही संगठन आगे चलकर जस्टिस पार्टी के नाम से मशहूर हुआ। बिल्कुल। और इनका लक्ष्य बहुत साफ और प्रैक्टिकल था। क्या था वो लक्ष्य? उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों और राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा जरूरत से ज्यादा है, जबकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गैर ब्राह्मण है उसे प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल रहा। तो उनकी लड़ाई धार्मिक पाखंड के खिलाफ उतनी नहीं थी जितनी सरकारी दफ्तरों में सीटों के लिए थी। हाँ, सही पकड़ा। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए अंग्रेजी में जस्टिस नाम का अखबार भी निकाला और इसी से पार्टी का नाम पड़ गया। और इसी आंदोलन से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा जिन्हें लोग आज भी पेरियार के नाम से जानते हैं, EV रामास्वामी नायकर। हाँ, पेरियार के आने से इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा और एक नई आक्रामकता आई। वो 1937 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। वो सिर्फ नौकरियों ने आरक्षण की बात नहीं कर रहे थे, वो सीधे सीधे धर्म, ईश्वर और सामाजिक परंपराओं पर तीखे सवाल उठा रहे थे। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। लेकिन जैसा कि अक्सर आंदोलनों में होता है, आगे चलकर रास्ते अलग हो गए। पेरियार के ही एक साथी थे, CN अन्नादुरै। सही कहा, विचारों का टकराव हुआ। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कगम यानी द्रविड़ संघ रख दिया और चुनावी राजनीति से अलग होने का फैसला किया। लेकिन अन्नादुरै और उनके साथियों का मानना था कि बिना राजनीतिक सत्ता के सामाजिक बदलाव लाना संभव नहीं है। और यहीं से 1949 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसे अन्नादुरै ने बनाया। और इस दूसरे ब्लूप्रिंट की सफलता का सबसे बड़ा सबूत ये है कि सिर्फ 18 साल बाद 1967 में CN अन्नादुरै तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। सोचिए, एक सामाजिक आंदोलन ने राज्य की सत्ता हासिल कर ली थी। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, है ना? इसने दिखाया कि लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए भी सामाजिक समीकरणों को बदला जा सकता है। जहां फूले सांस्कृतिक जड़ों पर काम कर रहे थे, वहीं जस्टिस पार्टी और DMK ने सत्ता के ढांचे को ही बदलने का काम किया। तो हमने दो अलग अलग रास्ते देखे, एक महाराष्ट्र में सांस्कृतिक सुधार का और दूसरा तमिलनाडु में सीधी राजनीतिक लड़ाई का। लेकिन एक और रास्ता था जो इन दोनों से अलग था, एक ऐसा रास्ता जिसका निशाना सीधे धर्म और आस्था का केंद्र था। और इस तीसरे ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें केरल चलना होगा। केरल, जहां उस समय एजवा जैसी कई जातियों को अस्पृश्य माना जाता था। उन्हें मंदिरों में घुसने की, यहां तक कि मंदिर के पास की सड़कों पर चलने की भी इजाजत नहीं थी। तो इसी पृष्ठभूमि में 1888 में एक आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु ने एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली क्रांति की शुरुआत की। हाँ, एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब अगर व्यवस्था आपको मंदिर में घुसने नहीं देती तो आप अपना ही मंदिर बना लो। बिल्कुल, यही उनकी प्रतिभा थी। ये तो नियमों को तोड़ने के बजाय अपना ही खेल शुरू करने जैसा है। एग्जैक्टली। उन्होंने टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी। अरुविपुरम नाम की जगह पर उन्होंने नदी से एक पत्थर उठाया और उसे शिव का प्रतीक मानकर स्थापित कर दिया। ये तो वो काम था जिसे करने का अधिकार उस समय सिर्फ ब्राह्मण पुरोहितों को था। हाँ, और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण शिव की स्थापना नहीं की है, मैंने तो एजवा शिव की स्थापना की है। वाह! और उन्होंने उस मंदिर की दीवार पर जो लिखवाया वो उनका पूरा दर्शन बयान करता है। एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर मानव के लिए। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन के भीतर भी विचार कैसे विकसित होते हैं, इसका यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। वो क्या? श्री नारायण गुरु के ही एक शिष्य थे अय्यप्पन राजराजन। उन्होंने गुरु के विचार को ही उसके अगले तार्किक कदम तक पहुंचाया। उन्होंने नारा दिया, क्या? मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है। कमाल है। मतलब एक ही आंदोलन के भीतर आस्था से लेकर नास्तिकता तक का ये सफर दिखाता है कि तर्क और सवाल पूछने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। केरल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1924 में एक और बड़ी घटना हुई, वाइकोम सत्याग्रह। ये भी मंदिर में प्रवेश से ही जुड़ा था। हाँ, वाइकोम के महादेव मंदिर के आसपास की सड़कों पर अवर्ण जातियों के चलने पर पाबंदी थी। इसके खिलाफ टी.के. माधवन जैसे नेताओं ने आवाज उठाई और एक सत्याग्रह शुरू किया। और ये सिर्फ एक स्थानीय विरोध प्रदर्शन नहीं रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। केरल कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया। और इसका नतीजा क्या निकला? स्रोत बताते हैं कि गांधी जी भी वहां गए और त्रावणकोर की महारानी से समझौता हुआ। हाँ,
लेकिन ये एक मिला जुला नतीजा था, जिसे लेकर आंदोलन के भीतर भी बहस हुई। मतलब समझौता ये हुआ कि मंदिर के आसपास की 3 सड़कें हरिजनों के लिए खोल दी जाएंगी, लेकिन चौथी सड़क जो मंदिर के ठीक सामने थी वो अभी भी बंद रहेगी। और मंदिर में प्रवेश? मंदिर में प्रवेश का अधिकार तो मिला ही नहीं। तो क्या इसे जीत माना गया या एक अधूरा समझौता? यही तो बहस थी। कुछ लोगों ने इसे एक बड़ी जीत माना कि पहली बार व्यवस्था को झुकना पड़ा, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक निराशा थी, क्योंकि मुख्य मुद्दा बराबरी का दर्जा और मंदिर में प्रवेश तो हासिल ही नहीं हुआ। तो इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या छोटे छोटे सुधार काफी हैं या पूरी व्यवस्था को ही एक बार में बदलना होगा। बिल्कुल। तो हमने सांस्कृतिक क्रांति देखी, राजनीतिक सत्ता की लड़ाई देखी और धार्मिक सुधार की कोशिश भी देखी, लेकिन इन सब के बीच एक और जरूरत महसूस की जा रही थी, इन सभी बिखरे हुए क्षेत्रीय प्रयासों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने की। सही। और यहीं से कहानी वापस महाराष्ट्र लौटती है, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। आप विट्ठल रामजी शिंदे यानी वीआर शिंदे की बात कर रही हैं। वो देख रहे थे कि अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक अखिल भारतीय संगठन की कमी है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। इसका काम सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दलित जातियों में शिक्षा फैलाना, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उनके लिए एक राष्ट्रीय आवाज बनना। और उनके प्रयासों का सबसे बड़ा नतीजा 1918 में दिखा, जब पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ। हाँ, वो एक ऐतिहासिक पल था। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि इसी सम्मेलन में पहली बार एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया। अच्छा। ये वो क्षण था जब अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई, जो अब तक अलग अलग कोनों में लड़ी जा रही थी, पहली बार एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रही थी। शिंदे ने एक तरह से इन सभी आंदोलनों को एक धागे में पिरोने का काम किया। तो आज की चर्चा से ये तस्वीर साफ होती है कि सामाजिक बदलाव का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं था। ये एक बहुआयामी लड़ाई थी। बिल्कुल। फुले और सावित्रीबाई ने शिक्षा की मशाल जलाई, नारायण गुरु ने आस्था के केंद्र को चुनौती दी, जस्टिस पार्टी ने राजनीतिक सत्ता के दरवाजे खटखटाए, और वाईकॉम में लोगों ने सीधे सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। बिल्कुल। ये सभी आंदोलन भले ही इनके तरीके और मैदान अलग अलग थे, लेकिन इन सब का लक्ष्य एक ही था: सम्मान, स्वाभिमान और समानता। और राजनीतिक बदलावों के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की, जिसकी गूंज हमें आज भी भारतीय समाज और राजनीति में सुनाई देती है। आज की बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने श्री नारायण गुरु के एक ईश्वर के संदेश और उनके शिष्य अय्यप्पन के कोई ईश्वर नहीं के दृष्टिकोण के बीच का गहरा अंतर देखा। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक समानता की लड़ाई में ज्यादा शक्तिशाली औजार क्या है: आस्था और धर्म के व्यवस्था में भीतर से सुधार करना, या फिर उस पूरी व्यवस्था को ही अस्वीकार कर देना जो भेदभाव की जड़ में है।